जिसे सब एंथोनी समझ रहे थे, असल में वो छोटा लंकेश अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांप रहा था। स्पेस क्रू ने सोचा कि शायद एंथोनी को हेलमेट उतारने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्होंने खुद ही एंथोनी का हेलमेट उतार दिया। लेकिन हेलमेट के अंदर एंथोनी की जगह छोटा लंकेश को देखकर सभी हैरान रह गए। न्यूज वालों ने यह खबर भी चलाई, जिससे ट्रेनिंग सेंटर वालों और राज को भी ये पता चल गया कि छोटा लंकेश कहाँ है। इसके बाद सीबीआई वाले छोटा लंकेश को पकड़कर पूछताछ के लिए ले गए, जिससे राज बहुत परेशान हो गया और उसने बाबा बैरागी को सारी वारदात फोन लगाकर बता दी। बाबा बैरागी ने राज को बताया कि उसकी पहचान काफी ऊपर तक है और वो कैसे भी करके एंथोनी और छोटा लंकेश की अदला बदली करवा देगा। घर लौटते ही राज को पता चला कि गुलगुले अपने इलाज के पैसे कमाने के लिए भाग गया था, जिस पर राज को बहुत गुस्सा आया। बाहर आकर गुलगुले ने केतन नाम के एक आदमी को फोन लगाया। केतन, क्या तुम अभी भी बच्चों की बिक्री या खरीदी करते हो? तो मुझे किसी को बेच दो, मुझे अपने इलाज के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत है। केतन तस्करी छोड़ना चाहता था, इसलिए केतन को पहले तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो मान गया और गुलगुले को कार में बिठाकर उसे बेचने निकल गया। दूसरी तरफ राज ने टफी को कार सिखाने का लालच देकर गुलगुले को ढूंढने का काम दे दिया और खुद वसीम से रक्त और कुंडलिनी की गोलियां बनाना सीखने लगा। वसीम ने जैसे ही आग नियंत्रण पंखा देखा, वो हैरान रह गया। उसने राज का पंखा खोल दिया और उसे कसते नहीं बना तो उसने राज को आग नियंत्रण कला सिखाने का प्रस्ताव दिया। दूसरी तरफ केतन अपने नापाक इरादे के साथ गुलगुले को बेचने निकला था। उसने गुलगुले को स्लीपिंग गैस से सुलाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बदले में गुलगुले ने केतन की पिटाई कर दी और फिर उसे सर्जरी के लिए अस्पताल लेकर जाने को कहा। गुलगुले सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास चला गया। केतन बाहर ही रुका। इतने में टफी भी वहां तक पहुंच गया। उसने सारी सच्चाई जान ली। उसने सब कुछ जाकर राज को बता दिया। राज अभी यजी नियंत्रण कला सीखने की कोशिश कर रहा था। टफी ने बताया कि एक आदमी गुलगुले को हरिद्वार तक ले गया है। राज ने टफी को बस नजर रखने को कहा, क्योंकि वो पहले ही छुट्टियों में कहीं जाने का मन बना रहा था, इसलिए वो हरिद्वार जा सकता था। दूसरी तरफ गुलगुले ने नर्स को बता दिया कि केतन उसे खरीद कर लाया है और वो बच्चों की तस्करी करता है, तो पुलिस केतन को पकड़ कर ले गई। टफी मौजूद था और उसने गुलगुले से उसके साथ चलने को कहा। रात होते ही टफी ने कार का एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी खबर राज को सुबह पता चली। हालांकि न्यूज वालों ने कहा कि कोई आदमी कुत्ते का मास्क लगाकर गाड़ी चला रहा था, लेकिन राज समझ गया कि ये टफी ही था, क्योंकि खबर हरिद्वार की थी। दूसरी तरफ एंथोनी और छोटा लंकेश की अदला बदली पूरी हो गई थी। बाबा बैरागी का चमचा लंबरदार छोटा लंकेश को लेकर राज के पास आ गया। राज ने भी टफी की पूरी हरकतें लंबरदार को बता दी। छोटा लंकेश को होश में आने में अभी भी 20 मिनट थे, इसलिए राज मेडिटेशन करने लगा। करीब 17-18 मिनट बाद राज ने जब आंखें खोली तो वो रेगिस्तान में था, लेकिन इस बार राज पहले से तैयार था। राज के पास नई टेक्निक थी। उसने हरा चोगा पहने लड़के को लड़ाई के लिए ललकार दिया। लड़ते लड़ते राज को याद आया कि छोटा लंकेश भी इसी रेगिस्तान में होगा और राज को काफी चिंता होने लगी। छोटा लंकेश रेगिस्तान में था। हरा चोगा पहने लड़के ने उसे तलवारबाजी की चुनौती दी। इसके बाद छोटा लंकेश के हाथ पैर और कंधे में घाव बन गया और उससे खून निकलने लगा। हरा चोगा पहने लड़के ने छोटा लंकेश को फिस्ट टेक्निक सिखाने की कोशिश की और उससे प्रैक्टिस करने को कहा। थोड़ी देर बाद राज को होश आया। उसको बुरी तरह से चोटें लगी थी। वसीम ने इन चोटों की वजह पूछी, लेकिन राज ने झूठ बोल दिया। फिर उसने छोटा लंकेश की याददाश्त मिटाने के बारे में कहा, लेकिन इस बार छोटा लंकेश की याददाश्त पूरी तरह से नहीं मिटाई जा सकी और कुछ हिस्सा अचानक हादसे से जाग जाने की उम्मीद बाकी रह गई। इसके बाद वसीम और राज कार से छोटा लंकेश को छोड़ते हुए हरिद्वार की तरफ निकल गए। इस बार वसीम ने एक ट्रक की सवारी चुनी थी। राज के लाख मना करने के बावजूद भी वसीम नहीं माना और कई तरह के जादू करके वो ट्रक से निकल पड़े। राज के पापा के पास उसके पुराने दोस्त घसीटे लाल बैठे थे। उन्हें दिखावे करने का बहुत शौक था। उनका बेटा तन्मय 3 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुका था, लेकिन अपने बिजनेस की वजह से वो बहुत अमीर हो गया था। घसीटे लाल उनकी नई गाड़ी का दिखावा करने के लिए एक मूर्ति तोहफे के तौर पर लेकर
राज के पापा के पास आए थे। राज अभी भी अपने घर से 1 घंटे की दूरी पर था। वसीम ने राज से ट्रक चलाने को कहा था और खुद मेडिटेशन करने लगा। इस बीच बादल भी पॉकेट मार कबीले लौटने की जगह पहले हरिद्वार जा रहा था। हरिद्वार की तरफ उड़ते हुए भी बादल का मन बदल गया और वो वापस पॉकेट मार कबीले की तरफ उड़ने को तैयार हुआ। लेकिन अभी उसे अपने ऊपर एक परछाई दिखाई दी। जैसे ही उसने नजर उठाकर देखा तो वो हैरान रह गया। उसके सिर के करीब 10 मीटर ऊपर 5 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा एक उल्का पिंड था। उल्का पिंड में आग लगी हुई थी। यह उल्का पिंड अचानक से दिखाई दिया था। आमतौर पर 5वें लेवल का जादूगर कई हजार मीटर दूर से भी उल्का पिंड को महसूस कर सकता था, लेकिन इस उल्का पिंड के बारे में बादल को खबर तक नहीं लगी थी। जब उल्का पिंड बादल के 10 मीटर ऊपर आ गया तब उसे एहसास हुआ, अरे नहीं, क्या ये बाबा बैरागी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है? बादल के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया। उसे ऐसा लग रहा था कि उल्का पिंड पर कोई खास जादू होने के कारण ही उसे वो महसूस नहीं हुआ था। बेवकूफ बाबा बैरागी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे उस उल्का पिंड से हरा दोगे? मैं अपनी तलवार के एक वार से ही इस छोटे से उल्का पिंड को खत्म कर दूंगा, बादल ने गुस्से में कहा। कैद में रहने के दौरान बादल ने काफी मेहनत से जादू सीखा था। जादुई दवाई ना होते हुए भी वो 5वें लेवल के साथ साथ सिद्ध चक्र भी हासिल कर चुका था। भले ही उसे आम जादूगरों से ज्यादा समय लगा हो, लेकिन उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसे बस तलवार लहराने की देर थी और ये उल्का पिंड खत्म हो सकता था। बादल ने तुरंत ही अपनी तलवार बुला ली। तलवार सीधा उल्का पिंड से जाकर टकराई, लेकिन इसके बाद बादल बेहोश हो गया। उल्का पिंड सीधा बादल से टकराकर नीचे गिरने लगी। बाबा बैरागी बादल पर किए जादू के कारण ये सब देख पा रहा था। उसे नहीं पता था कि ये उल्का पिंड कहां से आया और बादल से क्यों टकराया, लेकिन इस घटना से उसे कई सालों पुरानी घटना याद आ गई, जब वसीम को संभालने का जिम्मा उसे सौंपा गया था। उस दौरान जब बाबा बैरागी वसीम को नए जमाने की चीजों के बारे में समझा रहा था, तब चलते चलते उनके सामने एक उल्का पिंड गिरा था। अभी बाबा बैरागी अपने ख्यालों में डूबा ही था, उतने में ही बादल के शरीर पर किया जादू खत्म हो गया और बाबा बैरागी को बादल के बारे में कुछ भी दिखना बंद हो गया। लेकिन इस वक्त तक उल्का पिंड राज को दिखाई दे रहा था। राज को शुरू में लगा कि ये कोई टूटता तारा है और वो अपनी दुआएं मांगने लगा, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा, तब उसे समझ आया कि ये एक उल्का पिंड है। तभी उसे वसीम द्वारा दिया गया वरदान याद आया, जिसमें उसने उल्का पिंड से कीमती जादुई खजाना मिलने की बात कही थी। जब राज ने अपनी रक्त और कुंडलिनी की शक्ति को अपनी आंख की इंद्री में भेजकर उल्का पिंड की तरफ देखा, तो उसे उल्का पिंड से जुड़ा एक आदमी भी दिखाई दिया। गौर से देखने पर राज पहचान गया कि ये वही बादल है जो बाबा बैरागी की 5 अंगुल पर्वत बंधन से बाहर आया था। उसका आधा चेहरा सूजा हुआ था और खून से लथपथ था। उल्का पिंड की आग उसके कपड़ों में लग चुकी थी और उसके ज्यादातर कपड़े जल गए थे। यह कितना अजीब है। बाबा बैरागी ने तो बताया था कि बादल 5वें लेवल का जादूगर है। ऐसे में वो बड़ी आसानी से इस उल्का पिंड से बचकर निकल सकता है। फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? राज ने मनी मन सोचा। हालांकि राज ने मौके की नजाकत को एकदम गलत समझ लिया था, क्योंकि बादल अभी बेहोश था और वो उल्का पिंड से दूर नहीं हो सकता था। राज ने ट्रक किनारे रोक दिया। उल्का पिंड सीधा आकर उसके पास गिरा। बेहोशी की हालत में भी बादल को खून की उल्टी हो गई। राज को पॉकेट मार कबीले वालों पर बड़ा तरस आने लगा था। उन बेचारों को बड़ी ही बुरी हालत से गुजरना पड़ रहा था। किस्मत भी बड़ी कुत्ती चीज है। अब मुझे किस्मत का खेल थोड़ा समझ आने लगा है, राज ने मनी मन सोचा। राज ने चारों तरफ देखा। आसमान एकदम सुनसान था। फिर राज उल्का पिंड को देखने लगा। उल्का पिंड की आग अब तक बुझ चुकी थी। राज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उल्का पिंड को उठाया। अरे ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा हल्का है, राज ने कहा। इसके बाद राज ने उस छोटे से उल्का पिंड को ट्रक में डाल दिया। फिर राज ने बादल को उठाकर भी ट्रक में डाल दिया। राज वापस ट्रक में बैठ गया और उसने अपने घर फोन किया। हेलो पापा, मैं घर आ रहा हूँ। मैं करीब 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, राज ने कहा। हालांकि राज को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में पहले से ही उसके पापा के दोस्त घसीटे लाल और उनका बेटा तन्मय बैठे हुए हैं।
ना ही राज ने अब तक ये सोचा था कि वो अपने इस ट्रक और वसीम के बारे में घर पर क्या कहेगा। ट्रक तो वैसे अदृश्य था, लेकिन वसीम, उसके मामले में राज को जल्द ही कुछ करने की जरूरत पड़ सकती थी। आखिर राज इस पूरी वारदात को अपने घर वालों से कैसे छुपाएगा? क्या वसीम सही समय पर अपने मेडिटेशन से बाहर आ पाएगा? घर पहुंचते ही राज का सामना घसीटे लाल से होने वाला था। घसीटे लाल और राज के पापा ने वाइन पी ली थी। ऐसे में नशे वाला घसीटे लाल नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा परेशानी भरा था। राज के पास लेकिन अभी कोई चारा नहीं था। शायद अगर वो कुछ समय पहले अपने पापा को फोन कर देता तो वो इस परेशानी से बच सकता था, लेकिन अब जब वो घर से बस 10 मिनट की दूरी पर था तो राज के पापा उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। रोड पर ध्यान से चलना, जब घर आओ तो घसीटे लाल चाचा से अच्छे से बात करना। और ये बताओ कि मुझे ये अजीब सी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? राज के पापा ने पूछा। अरे कुछ नहीं, इस बार मैं थोड़ी अलग गाड़ी से आ रहा हूँ, चलिए मिलता हूँ, राज ने हंसते हुए कहा। बात खत्म करके राज ने फोन रख दिया। राज के पापा अभी भी काफी कंफ्यूज थे। राज ऐसी कौन सी गाड़ी से आ रहा था कि ये बात उन्हें समझ नहीं आई थी? क्या राज किसी स्पोर्ट्स कार से आ रहा है? नहीं, स्पोर्ट्स कार तो नहीं होगी। यह तो किसी ट्रक जैसी आवाज थी, लेकिन ट्रक, वो ट्रक से तो नहीं आएगा। मैं राज को ठीक ठाक पैसे भेजता हूँ, ऐसे में वो ट्रक की सवारी तो नहीं लेगा। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है, वो किसी एसयूवी से आ रहा होगा। ऐसा सोचते सोचते राज के पापा की नजर बाहर खड़ी तन्मय की महंगी गाड़ी पर गई। राज, तुम ट्रक से घर मत आना, वरना तुम्हारे पापा की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, राज के पापा ने मनी मन सोचा। क्या राज का फोन था? क्या वो घर आ रहा है? घसीटे लाल ने पूछा। हाँ, राज हमें सरप्राइज देना चाहता था। उसने कहा कि वो बस पहुंचने ही वाला है। सुनो, राज ने कहा है कि वो 10 मिनट में आ जाएगा, उसके लिए कुछ खाने को बना लो, राज के पापा ने किचन की तरफ देखकर कहा। अरे वो घर आ रहा है? ये लड़का भी ना, उसे थोड़ा पहले बताना चाहिए था, राज की मम्मी ने मुस्कुराकर कहा। किस्मत से उन्होंने घसीटे लाल के कारण काफी कुछ पहले से बनाया हुआ था। अरे राज के पापा, राज आजकल कहाँ है? क्या मैं तन्मय को गाड़ी लेकर उसे लेने भेज दूं? राज मुझे पिछले 1 साल में दिखाई नहीं दिया है, अब तक वो काफी बड़ा हो गया होगा, घसीटे लाल ने हंसकर कहा। तन्मय को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, राज ने कहा है कि वो किसी खास गाड़ी से आ रहा है, वो जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा, राज के पापा ने हंसकर कहा। इसके बाद वो घसीटे लाल को और शराब पिलाने लगे। अगर घसीटे लाल अच्छी तरह से टल्ली हो जाता तो राज की गाड़ी से फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि घसीटे लाल को कुछ भी याद रहने वाला नहीं था। हालांकि राज की गाड़ी के बारे में सोचते हुए उसके पापा को पूरा यकीन होने लगा कि वो ट्रक में ही बैठा था और उनकी परेशानी बढ़ने लगी थी। हालांकि राज के पापा के लिए घसीटे लाल को टल्ली करना आसान काम नहीं था। 10 मिनट यूं ही बीत गए। राज की गाड़ी की अजीब सी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। राज अपने घर पहुंच चुका था। घर के नजदीक पहुंचते ही राज ने अदृश्य जादू वाला कागज फाड़ दिया, जिससे ट्रक दिखाई देने लगा। हालांकि उसने बाकी जादू खत्म नहीं किए। पहले तो राज ने सोचा था कि वो ट्रक को किसी सुनसान इलाके में ही छोड़ देगा, क्योंकि ट्रक से घर पहुंचना वाकई थोड़ा शर्मिंदगी भरा था। इसके अलावा अब जब राज को यह पता चल चुका था कि घसीटे लाल भी उसके घर पर बैठा था, तो राज को इस बात की और भी चिंता होने लगी थी। लेकिन उल्कापिंड और बादल को ट्रक में डालने के बाद राज को अपनी ये योजना खुद ही भूलनी पड़ी। वो वसीम, बादल और उल्कापिंड तीनों को घसीटते हुए अपने घर तक नहीं ले जा सकता था। राज ने गुस्से में अपने दांत पीसे और बेशर्मों की तरह ट्रक लेकर ही घर के सामने पहुंच गया। क्या राज आ गया? घसीटे लाल ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ जाते हुए हंसकर कहा। वो भी राज को देखने के लिए बेताब था। ट्रक की अजीब सी आवाज सुनकर राज के पापा पहले ही खौफ में डूबे हुए थे, इसीलिए वो भी घसीटे लाल के साथ खिड़की की तरफ गए। खिड़की के बाहर देखते ही दोनों के चेहरे बदल गए। राज बड़ी बड़ी खुशी खुशी ट्रक चला रहा था। ट्रक का पीछे का हिस्सा खुला हुआ था, जिसमें एक बड़ा सा पत्थर रखा था। वाह वाह राज के पापा, राज जो ट्रक चला रहा है वो बड़ा ही सुंदर है। मैंने भी ऐसा ट्रक चलाया है, लेकिन 20 साल पहले। आखिर इसे इतनी पुरानी चीज कैसे मिली? आजकल तो ये ट्रक रोड पर दिखाई भी नहीं देते।
घसीटे लाल ने इशारा करके हंसते हुए कहा। अपने बेटे की BMW और राज का ट्रक देखकर घसीटे लाल बहुत खुश था, जबकि राज के पापा का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। उन्होंने अपने दांत पीसे। उनका बहुत मन कर रहा था कि वो राज को जाकर अच्छी मार लगाएं। ये मूर्ख ट्रक में घर आया, वो भी ट्रक चलाकर, ट्रक वो भी इतना पुराना। राज के पापा ने गुस्से में सोचा। ट्रक रोकने के बाद राज ने वसीम को ट्रक से उतारा। अरे, लगता है उसके साथ कोई और भी आया है। राज के पापा का गुस्सा अब थोड़ा शांत होने लगा था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया था कि राज मेहमान को कंधे पर क्यों उठाए था। अभी राज के पापा सोच में ही डूबे थे कि तभी उन्होंने देखा कि राज ट्रक के पीछे से भी कुछ निकाल रहा था। राज के पापा ने देखा कि राज ने जिस दूसरे आदमी को उठाया उसके ज्यादातर कपड़े जल चुके थे और उसकी हालत थोड़ी नाजुक थी। राज ने बादल को अपने दूसरे कंधे पर लाद लिया। दोनों को साथ लेकर राज अपने घर की तरफ बढ़ गया। आखिर ये क्या हो रहा है? घसीटे लाल ने पूछा। राज के पापा को भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने बस ना में सिर हिला दिया। राज ने दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाया। उसकी मम्मी दौड़कर दरवाजा खोलने आई। राज, तुम्हारे कंधों पर ये दोनों कौन है? राज की मम्मी ने पूछा। अरे अरे, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे एक काफी अच्छे दोस्त हैं। मैंने ही इनसे मेरे साथ आने को कहा। रास्ते में इनकी नींद लग गई और ये सो गए। ये ऐसे हैं कि एक बार सोए तो लंबे समय तक सोते रहते हैं, इसलिए मैंने इनको जगाया नहीं। राज की मम्मी हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई कोमा जैसी नींद में कैसे सो सकता है। वसीम के बड़े बड़े बाल नीचे लटक रहे थे, तो राज की मम्मी को शक हुआ कि ये कोई लड़की है। अच्छा, तो इस लड़की को मुझे दे दो। तुम्हें नहीं लगता कि एक लड़की को ऐसे उठाना चाहिए? राज की मम्मी ने कहा। लड़की? अरे यार मम्मी, ये वसीम है और ये लड़के हैं। अगर आपको इनके बाल देखकर हैरानी हुई तो मैं बता दूं कि ये आर्ट वाले हैं और आर्ट के लोग बड़े बड़े बाल ही रखते हैं। राज ने तुरंत एक कहानी बनाकर कहा। राज की किस्मत अच्छी थी कि रूबी अभी यहाँ मौजूद नहीं थी, वरना राज के सारे झूठों का पर्दाफाश हो जाता। क्या ये लड़के हैं? राज की मम्मी ने निराश होकर कहा। उन्हें लगा था कि राज को कोई लड़की पसंद आ गई होगी और वो सभी से मिलवाने के लिए उसे घर लाया होगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जूनियर कॉलेज खत्म होते होते भी राज लड़के को घर लाएगा। और ये दूसरा वाला कौन है? राज की मम्मी ने बादल की तरफ देखकर पूछा। राज की मम्मी बादल की हालत देखकर बहुत डर गई थी। उसका शरीर एकदम जला हुआ था। बादल के कपड़े भी जले हुए थे, उसमें से जलने की बदबू आ रही थी। ये कोई घायल आदमी मुझे रोड के किनारे मिला। इसे देखकर मुझे लगा कि ये जल गया है और बेहोश है। मुझे इसे बाहर छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। राज ने मुस्कुराकर कहा। अरे तुम्हें पहले अस्पताल फोन करना चाहिए था। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम इसे ऐसी हालत में यहाँ ले आए। राज की मम्मी ने माथा पीटकर कहा। राज की मम्मी को लग रहा था कि अगर ये आदमी राज को ब्लैकमेल करने लगा तो क्या होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस आदमी को जानता हूँ। मैं इसके रिश्तेदारों को फोन करके इसे ले जाने को कह दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज ने मुस्कुराकर कहा। तुम इसे जानते हो? फिर ठीक है, अब बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? घायल वाले को गेस्ट रूम में ले जाओ और तुम्हारे दोस्त को तुम अभी के लिए अपने कमरे में ले जाओ। राज की मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राज अपने कंधे पर वसीम और बादल को लेकर चलने लगा। हॉल से गुजरते हुए उसने अपने पापा और घसीटे लाल अंकल को हेलो कहा। फिर वो दोनों को कमरे में छोड़ आया। दो लोगों को उठाने के बाद भी राज के चेहरे पर जरा सी शिकन भी नहीं आई थी, न ही उसकी सांसें फूल रही थीं। राज तो बहुत ही ताकतवर हो गया है, घसीटे लाल ने कहा। हाँ, मेरा लड़का वाकई ताकतवर हो गया है, राज के पापा ने हंसकर कहा। हालांकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि राज ने थोड़े ही समय में ऐसी ताकत कैसे हासिल कर ली थी। चलो चलकर तुम्हारे बेटे का ट्रक देखते हैं। मैंने बड़े सालों से ये ट्रक नहीं चलाया है, घसीटे लाल ने कहा। असल में घसीटे लाल राज के पापा का मजाक उड़ाना चाहता था। अब बस भी करो, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। ऐसे में ट्रक चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, राज के पापा ने कहा। अरे तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? 20 साल पहले मैं एक हाथ में शराब की बोतल लेकर दूसरे हाथ से ट्रक चलाता था।
तुमने कभी सुना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ? मेरी शराब की कैपेसिटी के बारे में कभी शक मत करना, मैं बस थोड़ी दूर तक ही जाऊंगा। अब तो कोई डर की बात नहीं है ना, घसीटे लाल ने कहा और तन्मय की तरफ हाथ हिलाकर बोला, तन्मय मेरे साथ आओ, ट्रक चालू करने में तुम्हारी मदद लगेगी, हम ट्रक चलाने चल रहे हैं। राज के पापा भी घसीटे लाल के साथ चल पड़े। खैर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। घसीटे लाल बहुत बुरी तरह से टल्ली था, इसलिए राज के पापा को डर था कि कहीं वो लंबा ना निकल जाए। ट्रक के पास पहुंचकर घसीटे लाल ट्रक में बैठ गया और स्टीयरिंग व्हील को पीटने लगा। समय अब आगे आ चुका था। 20 साल पहले का घसीटे लाल अब पहले की तरह नहीं रहा था। अभी घसीटे लाल ट्रक चलाना नहीं, राज के पापा को जलाना चाहता था। तन्मय अब जल्दी करो, आगे जाकर इंजन चालू करो, घसीटे लाल ने चिल्लाकर कहा। तन्मय हंसकर ट्रक के आगे चला गया। थोड़ी मशक्कत करने के बाद तन्मय ने इंजन चालू कर दिया। अब आओ जल्दी बैठो, घसीटे लाल ने चिल्लाकर कहा। राज के पापा ट्रक में जाकर बैठ गए। मेरी ट्रक में आने की कोई जरूरत नहीं है ना? तन्मय ने पूछा। अरे अगर तुम नहीं चले तो इंजन चालू कौन करेगा? घसीटे लाल ने गुस्से में कहा। तन्मय बेमन से मुस्कुराता हुआ ट्रक में चढ़ गया। यार ये राज अपने साथ ट्रक लेकर क्यों आया? तन्मय ने पीछे रखे पत्थर को देखकर कहा। राज के पापा को इस बात का जवाब नहीं पता था, इसलिए उन्होंने ना में सिर हिला दिया। राज अभी वसीम और बादल को सुला रहा था कि तभी उसे ट्रक चालू होने की आवाज सुनाई दी। राज तुरंत दौड़कर खिड़की के पास गया और देखने लगा। उसने देखा कि घसीटे लाल ट्रक चालू करके उसे पापा और तन्मय के साथ सवारी पर निकलने वाले थे। अरे नहीं! राज के शरीर से पसीना छूट गया। राज ने अभी तक वसीम के ट्रक पर किए गए जादू नहीं हटाए थे, इसलिए ये ट्रक आम ट्रक जैसा नहीं था। आखिर राज अपने पापा की जान कैसे बचाएगा? क्या वसीम समय पर राज की मदद करने के लिए उठ जाएगा?